और पार्टियां अपने को संशोधित करती हैं नीतियों पे। अगर संशोधित नहीं करेंगे तो इतिहास के पन्ने में दफन हो जाएंगे। जिस तरह से नीतीश कुमार जी की पार्टी किसान मुद्दे पर आज भी अपने को संशोधित नहीं करने की जो हठ धर्मिता अपनाए हुए हैं, इससे महागठबंधन को नुकसान होगा, राष्ट्रीय जनता दल को नुकसान होगा। मैं बीजेपी में भी मैंने टिकट नहीं मांगा था, ये जनता की लड़ाई है। मैं रहूं ना रहूं दूसरा कोई लड़ेगा, मेरे बाद भी लड़ेंगे लोग। सत्ता प्रतिष्ठानों से कोई पॉलिटिकल लीडर और पार्टी नहीं लड़ती, जनता लड़ती है। मुझे लोकसभा का चुनाव 2024 में किसी भी दल से, किसी भी गठबंधन से नहीं लड़ना है। आगे जो परिस्थितियां होंगी वो देखा जाएगा। नमस्कार, न्यूज़ दल्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम टॉक शो में हमारे साथ हैं बिहार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह। जी हाँ, सुधाकर सिंह इस समय काफी चर्चा में है और नीतीश पर व्यक्तिगत हमले भी किए हैं, जिसको लेकर सियासत काफी गर्म है। लेकिन सवाल यह है कि ये रिश्ता में इस तरीके से दूरियां क्यों हुई? क्योंकि एक दौर था जब कहा जाता था कि नीतीश कुमार और जगदानंद सिंह के बीच बहुत ही पारिवारिक रिश्ता था। नीतीश कुमार के शादी से लेके नीतीश कुमार के बहन के शादी तक में, मतलब फैमिली मेंबर की तरह जगदानंद सिंह किसी दौर में नीतीश कुमार के हुआ करते थे। उनके पूरे परिवार के काफी करीबी माने जाते थे। इतना ही नहीं, जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह, जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो उनके लोकल गार्जियन नीतीश कुमार ही थे और अक्सर हाल चाल लेते थे। दोनों के रिश्ते बहुत मधुर रिश्ते हुआ, लेकिन ये रिश्ता करवाहट में बदला। क्यों बदला? इस टॉक शो में आप पूरी बात आप समझ सकते हैं। सुधाकर सिंह जब मंत्री बने, नीतीश की इच्छा के विपरीत मंत्री बने और मंत्री बनने के कार्यकाल के दौरान जो भी उनका कार्यकाल है, इस दौरान उनको एक निजी सहायक भी नहीं दिया गया, बार बार मानने के बाद भी। मतलब आवास तक मुहैया नहीं कराया गया। मंत्रिमंडल गठन के बाद नई सरकारें बनी, मंत्री बने, आवास तक उनको नहीं दिया गया। जो उनको पीए मिलना चाहिए, डिप्टी कलेक्टर रैंक के, वो पीओ जिसको उन्होंने चॉइस दिया, उसको सरकार ने खारिज कर दिया। जब अपने सचिव पर हमलावर हुए तो सरकार बात करने के बजाय राजनीति करने लगे, ऐसा कहना है सुधाकर सिंह। आप दोनों परिवार का रिश्ता, मतलब लोग कहते हैं कि बहुत ही दूसरे तरह का रिश्ता, वैचारिक रिश्ता के साथ साथ एक साथ रहना, एक जगह शादी विवाह में, उनके बहन के शादी विवाह में आगे, मतलब जगदानंद सिंह और नीतीश कुमार का रिश्ता का उदाहरण दिया जाता था लोगों के बीच, जो पॉलिटिकल सर्किल था। देखिए, वैचारिक प्रतिबद्धता का एक इस दौर में। लेकिन जब मुझे नीतीश कुमार अलग हुए, आपके पिताजी राजद में रह गए, आप लोग भी उसी दौर के में कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे, उन चीज़ों को काफ़ी करीब से महसूस किया हो। ऐसा क्या हुआ जो इतना जुदा जुदा भी हो गया? और अब तो लगता है जैसे व्यक्तिगत रूप से जो है, मतलब वो आपके परिवार के पीछे पड़े हुए हैं, या अब उस तरीके से चीजें दिखने लगी? आप जहां बैठे हैं आज हम लोग, ठीक यही पुराना एमएलए क्लब है जहां टूटा, और ये जहां हम बैठे हैं ठीक यही पीपल का पेड़ जो सामने घर का है, ये घर वो पीपल का पेड़ हुआ करता था। तो ये यात्रा वहाँ से शुरू है। अब तो एक तोड़ करके पूरा कैंपस जो बना है, नए न्यू एमएलए फ्लैट बन गया। 85 या उससे पहले, मैंने 85 से देखा है, और उससे पहले 77 आंदोलन, 74 आंदोलन के ज़माने से रिश्ते रहे हैं। वो रिश्ते परिवार जैसे ही थे, और क्योंकि हमारा तो जन्म ही 74 का है और देश राज्य में और आंदोलन ही 74 का है, तो मेरी याददाश्त एक किसी भी के लिए, बच्चे के लिए याददाश्त 10-12 साल से शुरू होता है। 85-86 से जब मेले रहे दोनों लोग, तो मैंने तो देखा है, और मैं उस रिश्ते को उसी नज़रिए से हमेशा मैंने देखा। और दोनों एक ही विचार परिवार की राजनीति में थे, तो रिश्ते अच्छे ही रहे, प्रगाढ़ होते ही गए। लेकिन रिश्ते वैचारिक रूप से बदल जाएं तो इस कदर नहीं खराब होना चाहिए, करना चाहिए लोगों को कि वो व्यक्तिगत हमले हो जाएं।
90 के दशक में लालू प्रसाद जी मुख्यमंत्री होते हैं और उनके बारे में और मेरे पिताजी के जो रिश्ते रहे और तीनों एक साथ ही रहे, लेकिन अब एक ऐसा वो पद था जिसमें किसी एक को मिलना था तो लालू जी को मिला, लेकिन उसकी नाराज़गी पाल लेना जिनको नहीं मिला और नाराज़गी को इस कदर तक लेके आगे बढ़ जाना जिससे अपने पारिवारिक और व्यक्तिगत रिश्ते तोड़ लेना, और तोड़ लेना कोई बड़ा मायने नहीं रखता, उसको विंडिक्टिव तरीके से उसको ख़त्म करने का सोच लेना। अब जिन लोगों ने किया ये सब बिहार जानता है। हम लोग तो उस समय राजनीति में थे नहीं, पढ़ने के लिए मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में गया तो सभी लोग जानते हैं कि मेरे लोकल गार्जियन मुख्यमंत्री ये मेरे दिल्ली में लोकल गार्जियन थे और 92 से 95 मैंने ग्रेजुएशन पूरा किया। उसके बाद वो राष्ट्रीय जनता दल से अपना रिश्ता तोड़ लिया मुख्यमंत्री जी ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को लेकर के। कोई वैचारिक मतभेद नहीं था, याद रखिएगा। और वहाँ से निकलने के बाद उस धारा के साथ वो मिल जाते हैं जिससे हमारे संघर्ष थे वैचारिक रूप से। राष्ट्रीय जनता दल का सेकुलर फोर्सेस के साथ जो संघर्ष था वहाँ वो गए। फिर भी उनका अपना निजी मसला था, नीतीश कुमार जी का, वो जाते जहाँ जाना है, उनको लगता है कि था कि राजनीतिक भविष्य मेरा भारतीय जनता पार्टी के साथ ही मजबूत रहेगा, वो गए। लेकिन वो रिश्ते को निचले स्तर पे ले गए। समय समय पर सब बिहार जानता है इस मामले में। हम लोगों ने उसकी प्रतिक्रिया कभी नहीं दी इस काम को लेकर के, और आज भी हमारी प्रतिक्रिया अपने मुद्दे को लेकर के है। हम व्यक्ति को लेकर के अब भी मेरा कोई उनसे शिकायत नहीं है और रहेगा भी नहीं। लेकिन जो मुद्दे हैं उस पर तो बात होगी ही, और कोई एक आध शब्द का जो हमने इस्तेमाल भी किया होगा वो संदर्भों के जरिए मैंने किया, उसको मैं दोहराना नहीं चाहता। जो संदर्भ थे उस संदर्भ का एक प्रतीक के तौर पे किसी शब्दों का इस्तेमाल हुआ होगा जो व्यक्तिगत ठेस पहुंचा होगा, ये मैं मानता हूँ। लेकिन मुद्दे क्या खत्म हो जाएंगे? क्या संदर्भ खत्म हो जाएंगे? क्या एक शब्द का चोट संदर्भ को खत्म कर देगा? क्या एक शब्द का चोट मुद्दे को खत्म कर देगा? और उस पर मौन साधे रहे लोग। ये सवाल आज से नहीं, 5 महीने से तो ये है। जब मैं गठबंधन में हूँ और विधानसभा की 2 साल से मैं एमएलए हूँ तो वहाँ भी मैंने बोला है, और जब एमएलए नहीं था तब भी। लेकिन आप मौन साधे रहे मुद्दों पर, संदर्भों पर, और आज उग्र प्रतिक्रिया देना अपने स्तर से। और मेरे का उनकी तो आदत है, आज देखते होंगे विधानसभा के सत्र के दौरान भी कई बार झड़प हुआ है। जिस गठबंधन में थे उसी से उन्हीं के लोगों से झड़प हुआ विधानसभा के भीतर। आपने देखा होगा पिछले जो भाजपा के साथ सरकार चला रहे थे, स्पीकर के साथ ही झड़प हुआ, अभद्र तरीके से झड़प हुआ उनका। उसी हाउस के भीतर आप देखे होंगे पूर्व मंत्री नीतीश मिश्रा से झड़प हुआ उनका, संजय सरावगी जी से उनसे झड़प हुआ, जीवेश मिश्रा उनके कैबिनेट के मंत्री थे, उनसे झड़प हुआ। ये तो लगातार जिसके साथ वो सरकार चलाते हैं वो सर्वानुमति, सहमति के आधार पर सरकार न चला करके सिंगल डायमेंशंस में सरकार को चलाना चाहते हैं, जबकि मैंडेट नहीं है उनको। एक होता है कि नहीं, अपार बहुमत के साथ वो चुनाव जीते हैं और सहयोगी दलों की भूमिका बहुत सीमित है, ऐसा नहीं है। उनके आज के पिछले कई वर्षों से उनके सहयोगी दल उनसे ज़्यादा ताकत में रह रहे हैं, फिर भी लोग उनको ये मान करके कि सत्ता के लिए अपरिहार्य है, कुछ सीटें कम है तो किसी से समझौता करना ही है, उस संदर्भ में उनसे समझौते लोग करते हैं। लेकिन उसका वो नाजायज़ फ़ायदा उठा करके आज पूरे बिहार की राजनीति और दिशा को बदलने का गलत दिशा में जा रहे हैं बिहार को लेकर के। उसका तो हम लोग प्रतिरोध था, वो प्रतिरोध रहेगा हमेशा। कहा यह जा रहा है कि 95 में जब एक तरफ नीतीश जी थे, एक तरफ लालू जी थे, आपके पिताजी का दोनों से रिश्ता बहुत ही घनिष्ठ रिश्ता था। वो कई दिनों तक तय नहीं कर पा रहे थे कि हम किनके साथ हैं। वो क्षण आपको क्या लगता है, वो क्षण क्यों ये तय नहीं कर पा रहे थे, और फिर लालू के साथ जाने का क्यों तय किया?
देखिए, उम्र के हिसाब से उस दौर में मैं ज़रूर ग्रेजुएट हो गया था। 95 में मैं अपना दिल्ली यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पूरा कर लिया था और राजनीतिक रूप से मैं बहुत सक्रिय नहीं था पार्टी के भीतर। बाकी तो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा था तो राजनीति में सक्रिय था, लेकिन पार्टी में मैं सक्रिय नहीं था। लेकिन हमेशा निर्णय जो पिताजी ने लेने का काम किया वो वैचारिक प्रतिबद्धता के आधार पर लेने का काम किया। जिस धारा की राजनीति 66-67 से वो कर रहे हैं, 74 आंदोलन से भी पहले से वो लोग राजनीति में हैं, उस धारा की राजनीति के लिए वो जो दल राष्ट्रीय जनता दल था वो प्रतिबद्ध था, कमिटेड था और आज तक देखिए कमिटेड है। भारतीय जनता पार्टी से समझौता नहीं किया राष्ट्रीय जनता दल ने। लेकिन नीतीश कुमार जी के लिए पद महत्वपूर्ण हो गया, प्रतिबद्धता पीछे चला गया, कमिटमेंट जो आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट था वो नहीं रहा। तो इसीलिए निर्णय लेने की में ज़रूर थोड़ा वक्त लगा होगा, लेकिन निर्णय पार्टी और जो कमिटमेंट है, प्रतिबद्धता है, वैचारिक प्रतिबद्धता, उसके साथ उनका निर्णय लेना कोई आश्चर्यचकित करने वाला विषय नहीं है। नीतीश कुमार जी के ज़्यादातर निर्णय अभी तक या एक तरफा कहिए निर्णय, वो जो जिसको सिद्धांत के से कम और कुर्सी से ज़्यादा मोह रहा और उसी आलोक में उनके निर्णय अभी तक लिए गए हैं। बात अगर हम वैचारिक प्रतिबद्धता की करें तो वो अपने अलग अलग समय में उनकी जो भी वैचारिक प्रतिबद्धता रही है, लेकिन ये व्यक्तिगत रिश्ते पर क्यों इसका प्रभाव पड़ा? व्यक्तिगत रिश्ते को लेकर के उनके मन में रिश्ते को और खराब जब वो सत्ता में आते हैं, सत्ता में आते हैं तो उनके रिश्ते इतने स्तर पर नीचे ले जाके चले जाते हैं। और मेरे चलते नहीं है ये भी मैं बता दूं, मैं उसका एक भुक्तभोगी हूँ। मैं परिवार के चलते एक भुक्तभोगी लोगों में से हूँ, मेरे चलते नहीं है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। भुक्तभोगी लोगों में से दंड मुझे भी मिला। जैसे कहा जाता है जब भाई गेहूँ की पिसाई होगी तो उसके साथ घून पिसा जाता है, तो ठीक मेरे साथ यही हुआ, या मेरे साथ क्या मेरे भाइयों के साथ भी हुआ। वो अपने जिस तरीके से वो आपने देखा होगा कि श्री जगदानंद सिंह पे उन्होंने मुकदमा करवा दिया सरकार में रहते। एक करमचट दुर्गावती जलाशय परियोजना का मसला था, वन क्षेत्र में डूब को लेकर के एक काल्पनिक आधार बना करके एफआईआर किया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया कि काल्पनिक आधार पर मुकदमे नहीं होते हैं, अनुमान पे नहीं मुकदमे होते, उसके लिए फैक्ट चाहिए। जो डूब क्षेत्र था वो वन क्षेत्र था ही नहीं। तो कुल मिलाकर के वो ये करीब घटना है 6 या 7 का घटना है, 2007 का, जब वो 2005 की सत्ता में आते हैं। और लगातार इस तरह के वो उनके निर्णय रहे। मैं 10 में सर्वविदित भी है और मैंने कभी छुपाया भी नहीं कि मैं भारतीय जनता पार्टी से नीतीश कुमार जी के गठबंधन से मैंने 10 का चुनाव लड़ा था, तो उन्होंने हरवाने का काम किया, मेरे खिलाफ निर्दलीय कैंडिडेट दिया उन्होंने, और इसके बाद निर्दलीय कैंडिडेट से लगा कि मैं नहीं हारूंगा तो बाकायदा बयान दे दिया मेरे खिलाफ। आप देखे होंगे आगे के कालखंड में कि 13 में मुझे एक फर्जी मुकदमे में जेल भिजवा दिया इन्होंने। आगे आप देखेंगे कि 2015 में यह यूपीए में थे, महागठबंधन में थे, लालू प्रसाद जी के साथ सरकार चला रहे थे, लेकिन फिर भी वो हमारा यही जो वर्तमान उनके मित्र सुशील कुमार मोदी जी और अभी नहीं रहे स्वर्गीय अरुण जेटली जी, जो अब भी कहते हैं कि मैं जीवन के अंतिम दम तक मैं उनको नहीं भूलूंगा। वो अरुण जेटली जी के कुछ ऐसे एहसान हैं नीतीश जी को जिसको नहीं भूलते। उस एहसानों में से एक यह भी है कि मेरा टिकट वो काटवाए थे अरुण जेटली जी इनके कहने से नीतीश कुमार जी के। फिर 17 में उन्होंने दल से निकलवा दिया, जेटली साहब जिंदा थे और सुशील कुमार मोदी जी उनके मित्र थे। तो ये लगातार आप देखे होंगे। उससे भी आगे जब 20 में मैं चुनाव इस बार लड़ रहा था तो मेरा मार्जिन बहुत कम था, तो मेरा सर्टिफिकेट बिहार भर में छिनवाया जा रहा था, मेरा भी छिनवाने का प्रयास हुआ। तत्कालीन कलेक्टर बहुत मेहनत किया कि मेरा सर्टिफिकेट ना मिले। तो तमाम एक सवाल है कि आज जो भी
इतने दंड वो देने का जो प्रयास करते हैं, जो उनके मन के भीतर जो पीड़ा है, मन के भीतर जो घृणा है, वो मेरे को लेकर नहीं है, वो पिताजी को लेकर के है। तो राजनीतिक जीवन में उनका जब तक वो कमिटेड थे आइडियोलॉजी के प्रति, दोनों उनको मदद किया श्री जगदानंद सिंह। और जब वो कुर्सी के लिए निर्णय लिया कि नहीं, कुर्सी ही मेरे लिए अंतिम सत्य है, उस निर्णय के साथ वो नहीं गए, जिसका दंड उन्होंने दिया, सबको दिया, मुझे भी दिया। मेरा छोटा भाई इलेक्शन लड़ रहा था, उसको भी हरवाया उन्होंने। महागठबंधन में वो लड़ा था एमएलसी का चुनाव, उसके बाद भी उन्होंने हरवाया चुनाव। तो ये कोई आरोप नहीं है, तो पूरा बिहार जानता है इन सब। ये बात सही है कि पूरे बिहार के लोग न जाने तो एक सर्टेन पोर्शंस जो पॉलिटिकल जो एरिया है हम लोग का, जो शाहबाद, जो मगध का एरिया, वहाँ तो एक एक बच्चा जानता है इस बात को लेकर के। आखिर इस तरह से दुश्मनी, तो ये तो व्यक्तिगत दुश्मनी साधना हुआ कि आप अगर बीजेपी में तो वहाँ भी हम आपको नुकसान पहुँचाए, तो आखिर इसकी वजह क्या है? इस तरीके से आप देखिए, ये वजह का ठीक जवाब नीतीश कुमार जी देंगे, और मैं तो मानता हूं कि यही उनका स्वभाव है। मैं इस संदर्भ में तथ्यों के आधार पर कह रहा हूं कि केवल ऐसा उन्होंने केवल श्री जगदानंद सिंह के साथ नहीं किया, उन्होंने ऐसा श्री जॉर्ज फर्नांडिस के साथ भी किया, ऐसा उन्होंने शरद यादव जी के भी साथ किया, ऐसा उन्होंने दिग्विजय सिंह के भी साथ किया, और उन तमाम लोगों के साथ किया जो उनको राजनीति में लोग आगे बढ़ाए। लेकिन किन्हीं कारणों से मतभिन्नता हुआ, तो मतभिन्नता को पर्सनल रिवेंज के रूप में अगर लिए तो नीतीश कुमार जी ने, और वो हमेशा इस बात को तरजीह देते हैं कि जो भी उनकी बातों को नहीं मानेगा उसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा पॉलिटिकली। ये उनका शुरू से रहा है, ये कोई अकेला मैं केस नहीं, इससे पहले सभी उनके केस इसी तरह के हैं। नहीं, लेकिन आप पर मुकदमा, आप जेल गए, उस इशूज को लेकर भी एक स्टैंड लगा के, जैसे एकदम व्यक्तिगत रूप से परिवार के कोई, आप तो नए जनरेशन, आपके तो लोकल गार्जियन दिल्ली में वो थे और रिश्ता भी था, लेकिन इस तरीके से व्यवहार कि भाई नहीं, इसको जेल भी ध्वस्त कर दे, इस तरह की राजनीति लालू यादव की नहीं की बिहार इस तरह का। श्री लालू प्रसाद जी ने कभी भी व्यक्तिगत स्तर पर कभी भी बदला साधने की नीयत से कभी किया ही नहीं। आप ठीक से याद कर लीजिए कि जिन लोगों ने उनको पीड़ा दिया, जिन लोगों ने मिलकर उनको जेल डाला, वह तमाम आज ताकतें लालू प्रसाद जी के आशीर्वाद से फल फूल रही हैं। मिस्टर नीतीश कुमार, ललन सिंह, सुशील कुमार मोदी को छोड़ दीजिए क्योंकि वो भाजपा में है, या फिर शिवानंद तिवारी जी, या जिनका आप नाम जानते हैं कि लालू प्रसाद जी को समय समय पर जो चुनौती दिए राजनीतिक तौर पे, उनको व्यक्तिगत हानि पहुंचाया, उनको जेल में भिजवाया लोगों ने, उनको भी उन्होंने माफ़ किया। वो कभी उस तरह के विचार के रहे नहीं। इसीलिए आज भी मेरे नेता हैं, कल भी मेरे नेता रहेंगे, वो हमेशा मेरे नेता हैं, पहले भी मेरे नेता थे। राजनीतिक कारणों से उलट पुलट रहा भी तो व्यक्ति के स्तर पे रिश्ते कभी खराब हम लोग का नहीं रहा उनसे, और न कभी होगा। अच्छा, एक सवाल, आप बीजेपी पे कैसे वैचारिक रूप से आपका जो अपना एक पारिवारिक बैकग्राउंड, देखिए एक बात को समझना होगा, बीजेपी कैसे चलेगा कि वर्तमान बीजेपी वो बीजेपी नहीं है। 14 की जो बीजेपी, हर पार्टियों की अपनी इतिहास है। आप 80 का बीजेपी को देखिए, 77 का बीजेपी को देखिए, तो इसी समाजवादियों के साथ उनका विलय था, सरकार नहीं था, विलय था, एक पार्टी थे हम लोग। आप 90 में भी देखे होंगे तो उसमें जो आज जो बीजेपी का जो एक पॉलिटिकल ऑरा है, वो कभी कांग्रेस का हुआ करता था 90 के दशक में, तो उसके खिलाफ भी लोगों ने एकजुटता दिखाया। बीजेपी, राष्ट्रीय तब जनता दल हुआ करता था, वामपंथ के जो सभी धड़े मिलकर के उन्होंने सरकार बनाया, चलाया भी। ये सवाल ये है कि जो भी आज जो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में जो दिल्ली की सरकारें जब भी बनती हैं, वो एक तानाशाह प्रवृत्ति के रूप में शासन शुरू कर देती हैं, और उसके खिलाफ समय समय पर देश में लोगों की एकजुटता रही है। आप याद करिए कि जब हम लोग गैर कांग्रेसवाद की राजनीति में हम लोग पैदा हुए, 74 आंदोलन के समय मेरा जन्म है,
तो एक बात दौर को याद रखिए कि वो किसके खिलाफ आंदोलन था, कांग्रेस के खिलाफ था। ये दौर अब आज भाजपा के साथ है। ठीक जो कांग्रेस की हालत थी 74 में, 72 में, 70 में, ठीक आज वही भारतीय जनता पार्टी। इसीलिए आप देखते होंगे कि अब गैर भाजपावाद की राजनीति है, तब गैर कांग्रेसवाद की राजनीति थी। ये चीजें बदलाव को मैं मानता हूं, अगर व्यापक विमर्श में जाइए तो हमारे संविधान में निहित है। आज देख रहे हैं सारी सत्ता का केंद्र कहाँ है। कल्पना कीजिए, देश संविधान कहता है कि यह पार्लियामेंट के भीतर होगी सभी ताकतें, विधायिका के पास ताकत होगी, लेकिन प्रैक्टिकल में क्या है, सीएमओ के अंडर में सभी पावर है, पीएमओ के अंडर में सभी पावर है। इसीलिए देश के जो धन्ना सेठ हैं, देश के टॉप लोग हैं, वो ये चाहते हैं कि एक सत्ता का जो संकेंद्रण एक व्यक्ति में हो, और जब भी एक व्यक्ति में संकेंद्रण होगा, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा को नारा देने वाली ताकतें आज मोदी इज इंडिया, इंडिया इज मोदी की नारा दे रहे हैं। हम ऐसे ताकतों के विरोध में रहे हैं हमेशा। जब भी जरूरत होगा हम लोग उसको इस तरीके से, जब भी संकट में आएगा उसको लड़ेंगे हम लोग। बिहार में भी यही नारा लगा। बिहार में बहार है और नीतीश कुमार है। बिहार का पहचान बिहार से नहीं हुआ, बिहार की पहचान एक व्यक्ति से जोड़ देने का जो प्रयास हुआ, तो उस प्रयास के खिलाफ हम लोग हैं। कभी भी कल दूसरा कोई आएगा उसके भी खिलाफ हम लोग खड़ा हो जाएंगे। बिहार 14 करोड़ आबादी के लोगों को प्रतिनिधित्व कोई एक व्यक्ति से पहचान कायम करेगा, इसकी कल्पना भारत के संविधान और महात्मा गांधी के जो स्वतंत्रता आंदोलन के जो का मूल्य नहीं थे। यह नैतिक मूल्यों के खिलाफ है। 2010 में आप बीजेपी में कैसे आ गए? तब की बात मैं कह रहा हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी में, तो उस समय तो कांग्रेस चरम पर थी देश में। लोग सोचते ही थे, कल्पना नहीं करते थे कि कांग्रेस को हटाई जा सकती थी। कोई भारतीय जनता पार्टी आज वाली भारतीय जनता पार्टी नहीं थी। तो हम लोगों को लगा कि इस देश में कांग्रेस को हटाना होगा, क्योंकि इसके राज में कई ऐसे बड़े घोटाले, टेलीकम्युनिकेशन से लेकर से कोल घोटाला से लेकर के कॉमनवेल्थ की घोटाला से लेकर तमाम आर्थिक अनियमितता था। पूरा देश संकट में था। तो हम लोगों को लगा कि हटाना जरूरी है इन लोगों को, तो हटाया हम लोगों ने। आज हम भारतीय जनता पार्टी ठीक वही गलतियां कर रहे हैं, इसीलिए हटाएंगे हम लोग इसको। इस अभियान में हम लोग लगे हुए हैं। लेकिन जो पब्लिक इमेज है, जो लोगों के बीच जो एक इमेज बनी हुई है कि परिवार में बगावत करने के लिए, या परिवार में जगदानंद सिंह डिमोरलाइज हो, या परिवार के अंदर जो वैचारिक प्रतिबद्धता की बात करते रहते थे जगदानंद सिंह, उनके बेटे को ही हम बीजेपी में ले आए। ये एक इमेज है कि आप जो सुशील मोदी और नीतीश कुमार ने एक रणनीति के तहत आपको, आप जिस दिन की बात कर रहे हैं 2010 में, उस दिन राष्ट्रीय जनता दल क्या हैसियत में था? मात्र 22 एमएलए थे, मात्र 22 एमएलए थे, मात्र 4 एमपी थे उनकी। कौन हैसियत थी आरजेडी में कि उसको बगावत करा दिया जाए और आरजेडी को तोड़ दिया जाए? आरजेडी को इशू नहीं था, नेशनल पार्टी के जगदानंद सिंह भी इशू नहीं थे। जगदानंद सिंह इशू कैसे हो जाएंगे? कोई व्यक्ति राष्ट्र से ऊपर कैसे हो सकता है? कोई राज्य की राजनीति में सबसे ऊपर कैसे हो सकता है? व्यक्ति की एक सीमा रेखा है। वो सीमा रेखा के भीतर कोई ऐसा नहीं था कि जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी को डिमोरलाइज करने की जरूरत पड़े। राष्ट्रीय जनता दल, भारतीय जनता पार्टी तो खुद ही डिमोरलाइज थी, कांग्रेस के सामने खड़ा नहीं हो पा रही थी। उसको राष्ट्रीय जनता दल से कहाँ थ्रेट था? नहीं, लेकिन ये जो परिवार को लेकर जो चीजें चल रही थी, उसमें ये इमेज है कि नीतीश कुमार और सुशील मोदी, मतलब जगदानंद सिंह को, क्योंकि जगदानंद सिंह मजबूती के साथ लालू यादव के साथ खड़े थे और एक स्तंभ के रूप में खड़े थे। उनका एक अपना वैचारिक प्रतिबद्धता भी दिख रहा है। उनके परिवार में ही ये टूट कर, ये देखिए, वैचारिक प्रतिबद्धता को मैं 7 शब्दों में परिभाषित कर दूं। मैंने क्यों हमने कहा 74 और मैंने 90 का क्यों याद किया, आपके उसी सवाल में जवाब है। 67 में संवित सरकार भी बनी थी। 67 में देश में कांग्रेस के खिलाफ उसमें जनसंघ था, सभी समाजवादी और वामपंथी थे। 77 में भी सभी वामपंथी और
जनसंघ और समाजवादी आंदोलन की थी, 90 में थी। 3 इतिहास की कालखंड है, तीनों कालखंड में आप देखिए। मैं उसी जवाब में है कि तब राष्ट्रीय जनता दल ताकतवर नहीं था कि उसको तोड़ने के लिए प्रयास करने की जरूरत थी। राष्ट्रीय जनता दल तो उस समय स्वयं हैरान परेशान था और उसके खिलाफ एक उसकी संख्या बल घट गई थी उसके मतदाता समूह इंटैक्ट होने के बाद भी चुनाव हार रहे थे और जिसकी राजनीति नीतीश कुमार कर रहे थे। मेरा निर्णय कभी नीतीश कुमार जी के पक्ष में नहीं रहा। कैसे बीजेपी से कहां कैसे ये मतलब बीजेपी में जाने का रास्ता क्या रहा? कोई रास्ता नहीं था। किसी बड़े दल में जाने के लिए कोई रास्ते की खोजने की जरूरत है किसी के लिए? मैं बता रहा हूँ, कोई कार्यकर्ता बनना चाहेगा किसी राजनीतिक दल तो खोजते रहते हैं कि कोई कार्यकर्ता मिल जाएगा तो मेरे लिए काम करेगा। कोई राजनीतिक दल तो कोई तनख्वाह पे अपॉइंटमेंट करता नहीं है, कोई वैकेंसीज तो होता नहीं डिक्लेयर करता कि आप आइए मेरे यहाँ राजनीति करिए, हमको एमपीए में आपको बनाएंगे हम और तनख्वाह देंगे हम आपको। हम सवाल यह है कि उस समय की राजनीतिक परिस्थिति क्या थी? उस समय की राजनीतिक परिस्थिति जो थी वो राजनीतिक परिस्थिति थी कि कांग्रेस को हटाना होगा, नहीं हटेगा तो ये जो देश की अर्थव्यवस्था खोखली होती जा रही थी, तमाम तरह के संकट पैदा हो रहे थे, उसका निदान चाहिए था। और मैं क्या देश चाह रहा था? अन्ना हजारे आंदोलन उसी दौर में आप देखे होंगे, बहुत बात की, बाकी कहाँ है। लगभग वो आप 12 में हो रहा था, उसकी सुगबुगाहट थी। जो 9 में वापस किया एनडीए यूपीए, 2004 में वाजपेयी जी चले गए और 2009 में वापस फिर कांग्रेस आ गई दोबारा सत्ता में, तो इसकी कि तमाम आरोप के बाद जो सत्ता में वापस आई तो इसके बारे में लोगों को शंका हुआ कि कहीं देश के कॉरपोरेट सेक्टर के लोग राजनीतिक दल के आड़ में अपने हित तो नहीं साध रहे हैं। ठीक वही कॉरपोरेट आज भाजपा की आड़ में अपने सिद्ध कर रहे हैं। देश में सबसे बड़ा आंदोलन था किसानों का आंदोलन, जो 13 महीना पूरा दिल्ली बंद थी। पहली बार देश के प्रधानमंत्री को पीछे हटना पड़ा। और ध्यान दीजिए कि जो उनके समर्थन कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के, किसान आंदोलन में समर्थन कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन कर रहे थे जनता दल यो नीतीश कुमार, यहां तक उन्होंने कहा कि जो मोदी जी आज किए वो तो 2006 में हम कर दिए। तो क्या हम अपने आंदोलन और कमिटमेंट को भूल जाएं क्योंकि ये किसी व्यक्ति को सत्ता में बनाए रखने का कोई? राजनीति केवल सत्ता भोगने के लिए नहीं होती है, बदलाव के लिए होती है। और बदलाव नहीं हो रहा है तो आपको लड़ना पड़ेगा, आपको नए प्रयोग करने होंगे राजनीति में। आज हमारे साथ महागठबंधन यूपीए में आने के बाद भी नीतीश जी कहाँ इस बात को सुनने को तैयार हैं कि बिहार में मंडी कानून आना चाहिए? क्यों नहीं? तो क्या भारतीय जनता पार्टी एनडीए का ही एजेंडा यहां भी चलेगा? हम तो इसी पर सवाल कर रहे हैं कि ये एजेंडा आप बदलिए। हमको मंत्री बना दिए देने से इस राज्य में सत्ता परिवर्तन हो जाएगा और इसीलिए मुझे चुप हो जाना चाहिए कि बिहार के किसानों की लड़ाई बंद हो जानी चाहिए कि मुझे मंत्री पद मिल गया। सत्ताएं जरूर अस्थायी हैं, ये मैं मानता हूं। सत्ता का चरित्र भी अस्थायी है, व्यक्ति बदलते रहते हैं, लेकिन हम उन लोगों में से, बदलने वाले लोगों में से नहीं। अगर इतिहास में आप 1000 में एक आदमी पाइएगा कि वो अपने चरित्र को नहीं बदलेगा जो मुद्दों के आधार पे, तो उसमें एक मुझे मानिएगा। ये पार्टियां आएंगी और जाएंगी, लोकतंत्र मजबूरी है कि पार्टियों की बदौलत ही चलना है, लेकिन जो लोगों के लिए काम करना है पार्टियां उसके लिए अपरिहार्य नहीं है, अंतिम सत्य नहीं है। जो नीतियां नहीं बदल पाएंगी पार्टियां, तो वैसे लोगों का मैं कभी स्वागत नहीं करूंगा। अच्छा, इस बीच जो आपका बयान आया, उस बयान से एक इमेज ये भी गया लोग या मीडिया में भी अब लोग कि क्या आप लोग बीजेपी की तरफ तो नहीं जा रहे हैं? ये मानसिक दिवालियापन है जिन लोगों चर्चा करते हैं। मैं नहीं जानता कौन कौन ऐसा लोग चर्चा करते हैं। अगर हमको जानना होता है बीजेपी में तो कम से कम किसान का मुद्दा जो सबसे दुखती रग है बीजेपी का, मैं नहीं रखता। नीतीश कुमार जी के खिलाफ कई मुद्दे हैं, जो कई मुद्दों पे मैं बोला हूँ और पूरा बिहार बोला है। मुझे याद नहीं है कितनी बार कितने तरह की बातें आप हमारे नेता और पार्टियों ने बोला है। हम कई दूसरे सवालों को उठा करके हम इस बात को सिद्ध करते, लेकिन किसान मुद्दा
जो कल्पना से परे है कि भारतीय जनता पार्टी कभी इस मुद्दे को मानेगी, तो क्या मैं आत्मघात कर लूं? अगर ये मुद्दे को लेकर के मैं भारतीय जनता पार्टी में चला जाऊं तो ये आत्मघात है ना। इतना तो मुझे नहीं आप समझ रहे होंगे कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। इसकी तो हमको नहीं लगता है कि बिहार में मेरे बारे में चर्चा होगी कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं या मुझे राजनीति समझ में नहीं आती है। बीजेपी में जाने के लिए किसान मुद्दा नहीं उठाना होगा, ये पहला शर्त है बीजेपी के लिए। बहुत सारे हैं मुद्दे नीतीश कुमार के खिलाफ, हैं। आज गठबंधन में है तो गठबंधन धर्म की राजनीति में कहता है कि उन सभी मुद्दों को भूल जाइए, लेकिन लार्जर इंटरेस्ट में हम कभी नहीं भूल सकते। वो लार्जर इंटरेस्ट है फार्म मूवमेंट देश का, इसको पीछे नहीं हम जा सकते। हम सेकुलर फोर्सेज की जो पॉलिटिक्स है, मेरी लार्जर इंटरेस्ट, उसमें हम पीछे नहीं जा सकते। हम सोशल जस्टिस के जो मेरे जो लार्जर इशू है उसमें हम पीछे नहीं हट सकते। सत्ता रहे ना रहे इसकी चिंता नहीं।